कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी को खत्म कर दें, पार्टी खत्म हो जाए बिहार से। आने वाली आंधी से पहले की खामोशी है उनकी। जेडीयू समर्थन देगी तो पूरा प्रदेश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। शरीयत से ये देश चलाएंगे या फिर संविधान से ये देश चलाएंगे। अशोक चौधरी मतलब झोली फैला के उलमाओं से वोट मांग रहे थे, भीख की तरह मांग रहे थे। तो बहुत सारे मुस्लिम नेता का प्रेशर होगा, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हमारा पद चला जाएगा, ये चला जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो होने वाली है 15 अप्रैल को, उस हियरिंग से पहले नीतीश जी कैमरे पे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। वक्फ कानून बनकर तैयार है और वो लागू हो चुका है, लेकिन इसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में आफत आई पड़ी है, सहयोगी दलों के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इस बीच जेडीयू से खबर यह आ रही है कि परवेज सिद्दीकी, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी। परवेज जी, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा है? नीतीश कुमार की खिलाफत आप कर रहे हैं, बताइए। असल में जो वक्फ बिल आया पार्लियामेंट के अंदर में, उसके बाद जेपीसी में गया, उस दरमियान में हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा और ये कहा था कि ये इसमें आप समर्थन नहीं दीजिए, इसमें आप सपोर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये वक्फ का जो मसला है वो शरिया का मसला है, मुसलमानों के इस्लाम में तब्दीली वाली बात है, इससे मुसलमान पूरा देश का मुसलमान नाराज होगा। उसके बाद हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ जी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, उमेश जी हैं, सबसे चर्चाएं होती रही। लेकिन ये कहा चर्चाएं सामने आती रही कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लागू नहीं होगा, जो भाजपा की तरफ से जो बनाया गया है, जो जीपीसी में जो पॉइंट आउट है उसमें ये चीज़ को हम लागू नहीं करेंगे, उसमें हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आखिर में ये जब दोनों सदनों में पास हो गया, लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, तो आखिर में हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि हम देख लिए कि भाई पार्टी ने दोनों जगह समर्थन दे दिया है। और रहा सवाल माननीय नीतीश कुमार जी के दल में मैं हूँ अभी और आगे भी रहूँगा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ही हैं। जो लोग ये क्योंकि जो भी मुसलमान इस पार्टी इस दल में है, जेडीयू में है, वो अपना नेता एक ही आदमी को मानता है, वो नीतीश कुमार जी को। और 18 साल से ज़्यादा हो चुका है नीतीश कुमार जी की सरकार इस बिहार के अंदर है और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। मुसलमानों ने झोली भर-भर कर वोट देने का काम किया है, जिसकी वजह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन आप उनकी खिलाफत भी कर रहे हैं, एक तरफ पार्टी में भी बने हुए हैं। क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चलेगा कि हम देखिए वक्त पर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पार्टी में भी बने हुए हैं? नहीं, सस्ती लोकप्रियता नहीं, क्योंकि देखिए ये पार्टी कोई पार्टी एक आदमी नहीं चलाता है, पार्टी में सभी लोग का ताउन होता है, पार्टी एक फैमिली की तरह होती है। और हम लोग मैं खुद पार्टी में कई सालों से मतलब पार्टी के लिए काम किया, लाखों लोग को जोड़ने का काम किया, पार्टी को सीमांचल के अंदर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के अंदर अकिलती बेदारी कारवां को मैं नेतृत्व किया था, लीड किया था और पार्टी के दिशा निर्देश पे लीड करके अभी कुछ दिन पहले 6 महीना पहले गया और लगातार मिथिलांचल के सरजमी पे जाकर हो या बेतिया की तरफ हो, मुजफ्फरपुर की तरफ हो, सब जगह जाकर हमने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो मैं पार्टी मेरी भी है, पार्टी में मैंने भी अपना खून पसीना लगाया है, पार्टी के लिए मैंने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, पार्टी के लिए मैंने भी झंडे गाड़े हैं, पोस्टर चस्पा किया है। तो मैं पार्टी का एक मतलब सेल्फलेस हमने काम करते आए और आगे भी लेकिन करेंगे। सिद्दीकी साहब, जब आपको जरूरत थी तब तो पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं रही। पार्टी ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र देखिए मोदी का समर्थन कर दिया, उनके बिल का समर्थन कर दिया। देखिए आप बताइए, क्या देखिए कहिए। आप एक भी स्टेटमेंट हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नहीं देखा होगा, कोई स्टेटमेंट वक्फ पे अभी नहीं आया है और हम लोग यही चाह रहे हैं नीतीश कुमार तो जी से मौन मिलने का। समर्थन है ना सर। परवेज साहब, ये तो मौन समर्थन है। आपने संसद में समर्थन कर दिया, उसके बाद आप बोलिए ना बोलिए, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, हमने आप इससे पहले भी कुछ चैनल में बोला है कि आखिर क्या परिस्थिति थी है ये खुल कर, क्योंकि एक बार नीतीश जी आके सामने बोल दें कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, तो फिर मतलब इस्तीफा का सिलसिला और ज्यादा होगा, मुसलमान नहीं नहीं नहीं, मायूस हो अभी जाएंगे। किस तो बात का इंतजार है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि
सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी टूट की कगार पर है, नीतीश जी मौन है, समर्थन एक तरफ जा चुका है, कानून बन गया है, आप लड़ते रहिए जहां लड़ना है आपको, सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। नहीं, हम एक बार हम माननीय नेता नीतीश जी का एक बार स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं। और इसको लेकर मैंने मैंने अभी भी मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करने की कोशिश की है, वहां उनसे मिलने का प्रयास किया है कि आखिर हमारे नेता को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा मीडिया में। मीडिया बार बार सवाल करने की कोशिश कर रही है कि नीतीश जी आप कुछ बोलिए, वक्फ को लेकर बोलिए, आप इतने दिनों से मुख्यमंत्री कौन रोक रहे। रहा है? परवेज जी रोक कौन रहा है उनको बोलने से? रोक रहा है मतलब कुछ लोग हैं जो पार्टी को हाईजैक कर रखे हैं, कुछ लोग जो पार्टी को मतलब सही दिशा में नहीं, क्योंकि ये पार्टी कौन है वो जो लोग? हमें परवेज जी बताइए, खुलकर बताइए, बात को खुलकर रखिए। हर कोई जनता भी जानना चाहती है आखिरकार जेडीयू के अंदर नहीं चल क्या रहा है। आपने नहीं पार्टी तो छोड़ी नहीं है, आपके जैसे तमाम नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ भी दी है। जी जी, नहीं हम वक्त आने पे हम नाम बताएंगे, ऐसे मीडिया खबर चला रही है कौन लोग हैं, लेकिन वक्त आने पे हम अपने नेता से हम देखिए सवाल मीडिया अपने को लोगों से ही कयास पूछा जाता है। मीडिया को कयास लगाने क्यों देते हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया करिए ना। असल में ये देखिए अभी हम पार्टी में बने हुए हैं, इस कारण हम हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। बंदहेज है, बंदहेज है। जी, लेकिन हम तो बार-बार ये सवाल उठाते रहे हैं, उठाएँगे भी आगे भी कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी अगर आएँगे मीडिया में तो मुसलमानों के पक्ष में ही बोलेंगे, क्योंकि ये बिहार राज्य के अंदर अगर सुकून से लोग और मुसलमान रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी की सरकार में रहे हैं। आखिर नहीं इतना परवेज मतलब जी, अब इस तो लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह से मुद्दे को पकड़ लिया है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुद्दे को पकड़ लिया है, नीतीश कुमार जी अगली बार मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे कि तब तक ही नहीं बोलेंगे? कब बोलेंगे आखिर कब? और आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए। जी, लेकिन आगे देखिए सरकार 25 में किसकी बनी, किसकी नहीं बनेगी, उस पे तो हम सवाल नहीं उठाया है। हमारा सवाल बस इस बात को हम्म, लेकर है कि हमारे वक़्फ़ अमेंडमेंट जो एक्ट जो बन गया है, उस पे हम हम्म, जनता दल यूनाइटेड के जो चीफ हैं, नीतीश कुमार जी, जिस हम्म, हमारे सबके नेता हैं, क्योंकि जेडीयू के हम्म, अंदर में हम अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो मैं अपने मन से नहीं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। हम्म, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हम्म, स्तर के नेता हो या प्रदेश स्तर के नेता हो। इतना ही हम्म, नहीं, जो पार्टी का विंग अगर रांची की तरह है, मतलब झारखंड के अंदर हम्म, है, कर्नाटका हम्म। के अंदर है, मतलब जेडीयू की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों के नेताओं के मुझे डेली फोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया आपने। मतलब कुछ लोग मजबूरी में है, नहीं बोलते और हैं, मीडिया पार्टी के ने सामने। आपको नोटिस जारी कर दिया, कारण बताओ, और कहा कि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कृत्य क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपने ही नेता के फैसले के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? देखिए पार्टी जो चाहे फैसला कर सकती है, पार्टी आज़ाद है और हम भी आज़ाद हैं। हमने पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम पार्टी के नेताओं को गालियां देने का काम नहीं किया है। हम सुप्रीम कोर्ट किस मौजू पे गए? मैं अपनी जमीन का लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ या हम अपने पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई देश के मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ का जो आपको मसला लगता है है देश नीतीश के। कुमार का स्टैंड अभी भी बदल सकता है इस बिल को लेकर या फिर इस कानून को लेकर? नहीं, हमें लगता है, बिल्कुल लगता है कि नीतीश कुमार जी ज़रूर सामने आएँगे, एक बार बोलेंगे, क्योंकि ये देश का मुसलमान नीतीश जी से सवाल उनका सुनना चाहता है, उनको सुनना चाहता है, एक बार सुनना पलट चाहता जाएंगे है। नीतीश कुमार? बिल्कुल इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आएँगे नीतीश जी, मुसलमानों के पक्ष में जिस बोलेंगे। तरह वो, नहीं, राजनीतिक पलटी तो मारते हैं वो बहुत बार, कभी आरजेडी जी, के साथ चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो जी। इस बार इस कानून को लेकर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? और ये क्या आने वाली आंधी से पहले की खामोशी है उनकी, ये क्या दर्शाता है? नहीं, खामोशी हो सकती है, लेकिन हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि नीतीश जी एक बार ज़रूर आके मुसलमानों के पक्ष में स्टेटमेंट देंगे, बयान देंगे। मुसलमान ये इस निगाह से बैठा है, पूरा देश का अच्छा, मुसलमान चलिए ये ठीक है। सुनना चाहता है। प्रेस नोट आपने लिखा, प्रेस नोट में आपने लिखा कि इंसाफ अधिकारों की रक्षा की आवाज है ये याचिका जो आपने दायर की है। हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नया कानून वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा करेगा और पसमानदा मुस्लिम्स, महिला, बच्चों के जो है अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला है। तो हुँ, एक हुँ। तरफ आप कह रहे हैं कि इंसाफ और अधिकारों की रक्षा के लिए ये याचिका है, जी। प्रधानमंत्री उस तरफ ये कह रहे हैं जिस तरफ नीतीश कुमार जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने समर्थन कर दिया है कि नया कानून वक्फ की जो पवित्र भावना है उसकी रक्षा करेगा। तो हुँ। किसकी बात पर मुस्लिम समाज को, जो आम लोग हैं, भरोसा करना चाहिए? देखिए, अभी तो मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जो वक़्फ़ की जो ज़मीन है, जिसमें 60% जो ज़मीन है,
वो कब्रिस्तान की हिस्से में है, मतलब जिसपे लोग मुसलमानों को दफन किया जाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम आय बढ़ाएंगे, तो क्या कब्रिस्तान को तोड़कर आय बढ़ाएंगे? क्या कब्रिस्तान के मतलब को बुलडोजर चलाएंगे कब्रिस्तान के ऊपर? वक्फ की जमीन पे मस्जिदें हैं, क्या मस्जिदों को गिरा के आय बढ़ाएंगे? वक्फ की जमीन पर खानकाह और मजार हैं, क्या खानकाह को गिराया जाएगा? क्या अजमेर शरीफ की खानकाह को गिराया जाएगा? क्या बिहार के अंदर बहुत सारे खानकाह हैं, बड़े बड़े खानकाह है, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े खानकाह है। तो ये तो जो आय बढ़ाने की जो बात हो रही है, ये तो सरासर गलत है, और इस पे हम मतलब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। रहा सवाल पसमानदा की बात, हमारे इस्लाम के अंदर में पसमानदा कोई लफ्ज नहीं है। पसमानदा को जो वर्ड जो बनाया गया, वो जो पैदा किया गया, वो पॉलिटिकल पार्टी ने पैदा किया। भारतीय जनता पार्टी ही वर्ड पसमानदा को लेकर आई, और ये पसमानदा हमारे कुरान में है। और रहा सवाल पसमानदा की बात, तो पसमानदा तो बहुत सारे मस्जिदों के इमाम होते हैं। पसमानदा तो बहुत बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, उसके पीछे बड़े फॉरवर्ड कास्ट के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। तो ऐसा तो कहीं कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। और रहा सवाल पसमानदा की, अगर हुकूमत बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात कर रही है, तो भाई उसको आरक्षण दीजिए ना, उसको बढ़ाने के लिए रोजगार और शिक्षा में आरक्षण दीजिए, एससी कैटेगरी में लाइए पसमानदा को, इसकी अच्छा, लगाई। आप एक जगह पे, मैं आपकी बात को दोहराता हूं, आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि शरीयत से छेड़छाड़ की जा रही है। जी, समझाइए जरा इसे। शरीयत से छेड़छाड़ इसलिए है कि जो वक्फ का जो मामला है, वो हमारे जो हम लोग जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनके वक्त में जो मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा मक्का मदीना में स्थित है, सऊदी अरबिया के प्रोविंस है मदीना, वहाँ स्थित है। और जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, जो मस्जिद कुबा बनी थी, जिसका फाउंडेशन स्टोन हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संगे बुनियाद रखी थी, तो वो मस्जिद जो है उसको पहले वक्फ किया गया था, और वक्फ करके उस मस्जिद कायम की गई। वही सिलसिला उस वक्त प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि ये जो मस्जिदें बनेंगी, जो मदरसे बनेंगे, जो कब्रिस्तानें होंगी, वो वक्फ का होगा। तो इसलिए इस चीज को सरिया मतलब इस्लामिक कानून को छेड़छाड़ करने की बात किया जा रहा है, इस्लाम के लेकिन परवेज साहब, आपकी जी। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता काउंटर करते हैं और कहते हैं कि आप जो है वह शरीयत से ये देश चलाएंगे या फिर संविधान से ये देश चलाएंगे। आप शरीयत की जिक्र कर रहे हैं, उससे छेड़छाड़ का जिक्र कर रहे हैं, तो मुस्लिम जो भारत में रहते हैं वो भारतीय संविधान से चलेंगे या शरीयत से चलेंगे? देखिए, देश संविधान से चलता है और हम भी संविधान को मानते हैं, पूरा देश तो का अगर आप मुसलमान। शरीयत से छेड़छाड़ की जा रही है या नहीं की जा रही है, इस बात से क्या हमारे लेना देना बताइए। हमारे वक्फ की बात हो रही है ना, वक्फ की बात हो, कल हो कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को कहेंगे कि भाई उसको खत्म कर दो, कि क्या निकाह और तलाक भी खत्म कर देंगे? क्या मतलब कल हो कि ये कह देंगे कि कुरान जो हम लोग 30 पारा अदा करते हैं, वो कुरान आप नहीं पढ़िए। कल हो कि ये कह देंगे कि जो नमाज 5 वक्त होती है, वो 5 वक्त नहीं 1 वक्त की नमाज होगी। तो हमारा उसी सिलसिले से ये वक्फ है। तो हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज किए, उसको पूरा देश का दुनिया का मुसलमान फॉलो करता है। चाहे वो नमाज आया, चाहे वो ज़कात आया, चाहे वो हज आया, वो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें भी एक वक्फ है। तो हम तो देश के कानून को मानते हैं, और मानना चाहिए देश के मुसलमानों को। अगर जो नहीं मानता है तो मैं उसको प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आपके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके हकों को मजबूत करने के लिए ये जो बिल लाया गया है, ये कानून बनाया गया है। आपको इससे अगर तकलीफ हो रही है तो आप उन चंद लोगों में शामिल हैं जो इसकी मलाई खा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना, आप बताइए। मेरा, अगर आपको पता होगा प्रोफाइल, तो मैंने वक्फ की, बिहार के अंदर सोगरा वक्फ की जो जमीन थी रानी सोगरा की, मैं उनको आजाद कराने का लेकर लड़ाई लड़ा हूँ, उसको लेकर परवेज साहब, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इसके विरोध में खड़े हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। आप भी खड़े हैं तो आप भी इसको मान सकते हैं। और देखिए, पसमानदा जो जो आप कह रहे हैं कि पसमानदा के लिए फायदेमंद साबित होगा ये बिल, तो ये बताइए कि क्या पसमानदा के लोगों का कब्रिस्तान अलग होता है? क्या पसमानदा के लोग की मस्जिदें अलग होती है? क्या पसमानदा के लोग वक्फ नहीं करते हैं? क्या जनरल मुस्लिम वक्फ नहीं करते हैं? सब एक हैं, एक मुसलमान हैं, एक प्रॉफिट मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। और हमें बांटने का प्रयास किया जाता है देश के अंदर वोट के खातिर।
ये प्रयास शुरू से करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, क्या पसमानदा के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? आप पसमानदा की रहनुमाई कर रहे हैं, आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, तो क्या पसमानदा की के उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा घर को लेकिन मतलब परवेज बुलडोजर नहीं? साहब, आप उस पार्टी में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्या जी सत्ता की मलाई खाने के लिए ही आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं? क्योंकि आपके वैचारिक जो मतभेद हैं वो तो आपको साथ रहने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, मुझे आपकी बातचीत से ये नजर आ रहा है। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्यों बने हुए हैं, ये नहीं समझ में आता है। और नीतीश नहीं, कुमार को मजबूरन एक बिल को जो है समर्थन करना पड़ रहा है। बताइए आप। देखिए देखिए हम जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू में हैं, और जेडीयू की आइडियोलॉजी को हम मानते हैं। जेडीयू की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, जेडीयू की हम्म। आइडियोलॉजी सेकुलर की बात करती है। और लेकिन जेडीयू सेकुलर कहाँ रह गए साहब, आप ही कह जेडीयू रहे हैं कि आपके जे खिलाफ एक बिल लाया गया और उसका समर्थन जेडीयू के नेताओं ने किया। अब बताइए। मैंने शुरू में कहा ना कि नीतीश जी ने समर्थन नहीं किया है, नीतीश के लोगों ने समर्थन किया है। और नीतीश जी आकर एक बार बोल देंगे तो हम मान लेंगे, नीतीश जी के मुंह से सुनना चाहते जेडीयू हैं, में मुसलमान नीतीश जी से बड़ा कोई नेता है क्या? और जी, नीतीश जी की खिलाफत कोई कर सकता है क्या? नीतीश जी की खिलाफत करके क्या संसद में वोटिंग की गई है या फिर नेताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है? क्योंकि अशोक चौधरी ये बयान देते हैं कि हमें मौलाना नहीं चाहिए, जेडीयू को मौलानाओं की जरूरत नहीं है। आपकी हाँ, पार्टी के नेता है ना। कल कल बयान आया है। मैं जी। आपको बता दूं, उस बयान का मैं निंदा करता हूं। अब मैं बता दूं कि अशोक चौधरी जी की बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही थी समस्तीपुर से। अशोक चौधरी मतलब झोली फैला के उलमाओं से वोट मांग रहे थे, भीख की तरह मांग रहे थे। तो क्या तो उलमाओं की जरूरत नहीं थी उस वक्त? अपनी बेटी को जिताने के लिए वो भीख मांग रहे थे। लेकिन आपको नहीं लग रही है खुलेआम बयान दे रहे हैं? बताइए। और ये बयान अब दिया है उन्होंने, तो हम उसकी निंदा करते हैं। पूरा प्रदेश का जेडीयू का मुसलमान भी निंदा करता है। और आपको एक बात बता दूं कि ये यही वो नीतीश जी हैं कि एक आने मार्ग में दुआएं कराते थे उलमा को ले बुलाकर, बड़े बड़े धार्मिक गुरु को जाते रहे। और कुरान खानी तक हुई है, जो कुरान में पढ़वाया गया है एक आने मार्ग में, ये दुआएं कराई गई है। तो नीतीश जी का जो जो एक रहा है, जो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी रही है, वो पार्टी हमेशा से मुसलमानों की भी बात करती आई है, जो मुसलमानों को परवेज मजबूत। साहब, आरजेडी आरोप लगाती है और तमाम वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, आपने भी देखे होंगे। क्या जी नीतीश कुमार अपने सेंसेस में नहीं है? क्या वो जो हरकतें इन दिनों कर रहे हैं या फिर जिस तरह की उनकी हरकतें कैमरे पर कैद हो रही हैं, क्या उसके पीछे की सच्चाई क्या है? और क्या वक्त का समर्थन करना उन सबसे ये बातें भी जुड़ती हैं क्या? क्योंकि तमाम लोग सवाल खड़ा करते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है और इस पद पर उनको नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं, पद पे हैं तभी तो बिहार सुरक्षित है। पद पे रहना चाहिए, लेकिन जो मौन धारण है उस पे सवाल लोग उठा रहे हैं। मुसलमान सुनना चाहता है, बिहार का मुसलमान के साथ साथ देश का मुसलमान सुनना चाहता है, क्योंकि देश का मुसलमान की भी निगाहें नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट पे है। क्योंकि नीतीश कुमार जी को जानना चाहता है कि नीतीश कुमार जी वाकई में इस बिल का समर्थन दिल से किए हैं या किसी के प्रेशर में दिए हैं। ये इसलिए मुसलमान सुनना तो चाहता प्रेशर है। किसका है? प्रेशर आप सहयोगी दल का प्रेशर है। सहयोगी दल अब ठीक है। किस परिस्थिति। अच्छा, ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, थोड़े अंदर की बात बताइए। जेडीयू जी में आखिरकार हो क्या रहा है? क्योंकि आप मैं जहां तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर मैं जी गलत नहीं हूं। जी जी। तो क्या आपसे इस बिल को लेकर कोई चर्चा नीतीश कुमार या फिर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आप भी वरिष्ठ नेता है, क्या और भी बड़े दर्जे के नेताओं ने क्या बातचीत की, आपको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, हाँ या ना? जी, देखिए हमारी मुलाकात अक्सर होती रही है, पार्टी कार्यालय में हो या मंत्रियों के घर पे हो। हमारे दादा अभिभावक वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। मैं उनके आवास पे हमेशा जाता हूँ, हमेशा एक एक घंटे बातचीत होती है। हमेशा मैंने उनको अवगत कराते आ रहे हैं। और मनीष वर्मा जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नीतीश जी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनसे मुलाकात होती रही है। हमने हमेशा बात उन लोगों से करते आए हैं कि ये वक्फ का जो बिल है, ये इसको अगर जेडीयू समर्थन देगी तो पूरा प्रदेश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। और जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, मुसलमानों को लेकर चलते आए हैं, तो इससे पार्टी पर इफेक्ट पड़ेगा। ये बोलते आए हैं। हम लोग तो क्षेत्र में रहे हैं, हम जनता के बीच में रहे हैं, बड़े बड़े इस्लामिक इजलास कॉन्फ्रेंस में जाते रहे हैं, मुसलमानों के बीच में हम मतलब जनताओं के बीच में रहे हैं, लोगों का जो रिएक्शन देखते आए हैं। आज हम अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं
तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का प्रेशर होगा, मुसलमानों का प्रेशर होगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के बहुत सारे मुस्लिम नेता का प्रेशर होगा, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हमारा पद चला जाएगा, ये चला जाएगा। मैंने हमेशा अगर से आपसे पूछा गया था, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा परवेज साहब, जी, क्योंकि जी, अगर आपसे पूछा गया था तो आपने जाहिर तौर पर ये कहा होगा कि इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल। अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बात अगर नहीं मानी जा रही है तो फिर आप पार्टी में क्यों बने हुए हैं, ये सवाल आपसे भी है। देखिए, सवाल आपका कहना दुरुस्त है। हम पार्टी में इसलिए बने हैं, हमने शुरू में भी आपसे कहा कि पार्टी के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, पार्टी के लिए मेहनत की है, पार्टी के लिए पूरा बिहार की यात्राएं की है, चाहे वो रोहतास हो, सीमांचल हो, हर जगह हम गए, इलेक्शन में प्रचार प्रसार किया है, बहुत सारे कैंडिडेट को जिताने का काम किया है। जो सबसे सीनियर नेता मंत्री हैं विजय चौधरी जी, जो आप जानते हैं मंत्री बिहार के, उनको उनके चुनाव में हमने काम किया है 2 दिन, मुसलमानों पे मेहनत किया है। मदन सहनी जी जो मंत्री हैं, उन पे मेहनत किया है। सकरा के विधायक अशोक चौधरी, उन पे मैंने मेहनत किया है। तो मैं तो ये पार्टी हमारी भी है। ये पार्टी में हमने हज़ारों लोग को जोड़ने का काम किया है, तो पार्टी हमारी भी तो है, हमारी भी तो हिस्सेदारी है। जिस तरह से, तो हम अच्छा पार्ट अच्छा, ये बताइए परवेज जी, जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, जी। क्या नीतीश कुमार की चुनावी तौर पर इसे पार्टी को दरके बिल्कुल हाशिए पर ले जाने का काम नहीं हो रहा है क्या? और क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं है? कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी को खत्म कर दें, पार्टी खत्म हो जाए बिहार से। कुछ लोग हैं, पार्टी के अंदर ही हैं। लेकिन हम लोग तो यही जानना चाह रहे हैं, हम लोग तो नेता नीतीश जी को मानते हैं, नीतीश जी की ही वजह से हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, नीतीश जी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते आए हैं, मुसलमान सपोर्ट करता है। तो नीतीश जी का ही तो हम लोग चाह रहे हैं कि नीतीश जी का स्टेटमेंट एक बार आ जाता। अगर वो खुल के बोल देते कि हम समर्थन नहीं देंगे, या हम जो है मुसलमानों के साथ नहीं है, मुसलमानों अच्छा, के मान साथ। लीजिए नीतीश कुमार जी का बयान आता है और नीतीश कुमार कहते हैं कि जी। हम समर्थन देंगे और हमने दिया ही है, इसीलिए कानून बन गया है। अब बताइए क्या करिएगा? देखिए, समर्थन दिया है तो फिर उसके बाद हम लोग फिर फैसला करेंगे क्या करना है, क्योंकि हमें तो ये नहीं लगता है कि अगर नीतीश जी या ये आकर बोलेंगे, अगर बोलते हैं तो फिर हम लोग फैसला करेंगे, मीटिंग में फैसला होगा हम लोग का आपस में। नीतीश जी खामोश रहते हैं और इसी बीच जो है इलेक्शन भी होना है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद इलेक्शन भी होना है। तो जी, किस तरफ इलेक्शन। रहेंगे आप किस तरफ रहेंगे? आरजेडी जो कि इस बिल के खिलाफ बात कर रही है, इस कानून के खिलाफ बात कर रही है, आप उनके समर्थन में जाएंगे या फिर नीतीश कुमार जो खामोश बैठे हुए हैं उनके समर्थन में जाएंगे, या तो नहीं, भारतीय नहीं, जनता पार्टी? हमें इस बात का एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो होने वाली है 15 अप्रैल को, तो उस हियरिंग से पहले नीतीश जी कैमरे पे आएंगे। और अच्छा। ये बिहार के जेडीयू के सभी नेताओं को इस बात का एहसास है, जो मुसलमान नेता हैं उस सबको, उनको एहसास है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी एक बार कैमरे पर जरूर आके बोलेंगे, समझिए ना। तो इसीलिए अभी अब क्या होता है, क्या चलिए ठीक है, फैसला होता है। मैं भी इंतजार करूंगा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा अगर लगता है कि नीतीश कुमार कैमरे के सामने आएंगे और बताएंगे उनका पक्ष क्या है। हालांकि उनका पक्ष जाहिर तौर पर यही है, लेकिन आपको उम्मीद है, क्योंकि परवेज साहब, तो हम लोग भी थोड़ा इंतजार कर लेंगे। उम्मीद है कि आपके पक्ष में रहेगा बयान, और अगर नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप वैसे ही अनुशासनहीनता तो कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं फैसले के खिलाफ। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है उस पर भी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो कुल मिलाकर परवेज साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले हैं और स्टेटमेंट देने वाले हैं। ऐसे में कब, कितना समय लगेगा, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। और क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे, अपने आप में ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका सियासी इतिहास ऐसा रहा है जब वो अपने कहे हुई बातों से पलट गए हैं। तो क्या एक बार फिर से चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।